Hello everyone. In this video, we will discuss the chapter Linear Differential Equation with Constant Coefficient from Differential Equation book for BSc B.Ed second year. तो इस वीडियो के अंदर हम जो आज डिस्कस करेंगे वो जो चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। इससे पहले आपने जो एक चैप्टर स्टडी किया था वो आपके पास था नॉर्मली, जैसे आप जो 12th क्लास के अंदर जो पढ़ के आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर एक आपके छोटा सा टॉपिक लगता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने अभी सेकेंड ईयर के अंदर बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन काफी सीखी है। तो हम पहले उसी से शुरू करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते थे? जैसे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो आपके पास क्या रहती थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये भी सेम चैप्टर इसी फॉर्म का है। देखो क्या चैप्टर है, लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो आपके पास इक्वेशन रहती थी 12th स्टैंडर्ड तक, वहां आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं रहता था, यानी जो कांस्टेंट टर्म थी वो इसके अंदर इंडिपेंडेंट रहती थी। लेकिन अब जो चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या आपके कांस्टेंट टर्म भी इंक्लूड होगी। ये जो आपके पास जो dy बाई डी एक्स है, आपके पास जो ऑपरेटर है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट रहता था कोफिशिएंट्स का, लेकिन ये अब जो इस चैप्टर के अंदर आपके नहीं रहेगा। फिर आप जो इसका सॉल्यूशन निकालते थे तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते थे, जो कि आपके पास क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। और फिर अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। ये आपके पास रहता था किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं होती थी। अब जो आपके पास जो चैप्टर है वो है बेस्ड आपका लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हम आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, dn की पावर n बाई dx की पावर n प्लस कोई कांस्टेंट आ गया p1 और dn माइनस वन वाई अपॉन में हो गया dx की पावर n माइनस वन, देन p2 और dn माइनस टू वाई अपॉन के अंदर dx की पावर n माइनस टू, और यूं करते करते लास्ट आपके पास अगर कोई py टर्म हो, यानी लास्ट pn टर्म हो आपके पास pny, और इज इक्वल टू कोई आपके पास फंक्शन q का हो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास रहेगी लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सिंपलीफाई किया जाता है, वो सब आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो कि जो आपके पास ये ऑपरेटर का काम है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर हम यूज करते हैं कैपिटल डी से। सबसे पहले इसे समझना, ये क्या होता है कि जो कैपिटल डी है इसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब अगर हम y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं देखो dy बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो इस d को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो डेल पढ़ते थे, फिर आपने डेल डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट वगैरह सीखे थे, तो उसी तरीके से ये कैपिटल डी आपके पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर का काम करता है। ठीक है, अब अगर dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल डी इंटू वाई, और अगर फिर हम बात करें कि अगर ये हो जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो जो डिफरेंशियल वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर किया गया है, यानी ऑपरेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और y एज इट इज एज आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें dn की पावर y अपॉन dx की पावर n, अगर इसे लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, d की पावर n इंटू y आपके पास लिखा जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, d की टर्म में, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म के अंदर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से, ये जनरल फॉर्म। और ये जो आपके पास जो टर्म लिखूंगा, अभी इक्वेशन लिखूंगा, वो आपके पास क्या रहेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d की पावर n y प्लस में आ जाएगा p1 d की पावर n माइनस वन वाई प्लस में आ जाएगा p2 और d की पावर n माइनस टू वाई, और यूं करते करते लास्ट आपके पास आ जाएगा pny इज इक्वल टू q।
अगर y यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा d की पावर n प्लस p1 d की पावर n माइनस 1 प्लस में आ जाएगा p2 d की पावर n माइनस 2 और यूं करते करते लास्ट आपके पास pn और y हमारे पास आ गया कॉमन इज इक्वल टू q। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये आपके पास रहती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म रहती है। ऊपर वाली जनरल फॉर्म है और ये आपके पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यानी जो आप जब कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट आए तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले अगर आपके पास जनरल टर्म दे रखी है तो पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देन क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, वो इसी से ही बनती है आपके पास। तो अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की हम बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाता है, इस d को आपको रिप्रेजेंट कर देना है m से। ठीक है, एक टर्म ले लेते हैं हम m, तो वो क्या हो जाएगा m की पावर n प्लस p1 m की पावर n माइनस 1 प्लस p2 और m की पावर n माइनस 2 और यूं करते करते लास्ट आपके पास pn और इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, q आपके पास हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी है तो ये जो आपके पास q का फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म के अंदर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान रखनी होती है। हमेशा ध्यान रखना है जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है उसमें कोई भी आपके पास जो रिजल्ट होता है आपके पास वो कोई भी फंक्शन नहीं रहता है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल रहता है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब अगर इस पूरे जो लीनियर डिफरेंशियल है इसके अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो वो सॉल्यूशन जो y होगा इसका वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, जैसे अभी जो सीखा था ना लीनियर डिफरेंशियल वाले में, उसके अंदर क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c, ये होता था। सेम इसी तरीके से इसके अंदर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो वो होता है आपके पास cf प्लस pi। यानी अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैलकुलेट कर लें, CF का मीन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर इनको हम कैलकुलेट कर लें और देन इनका हम ऐड कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर या सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल हमने बेसिक देखा है। अब ये CF कैसे कैलकुलेट किया जाता है, PI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अब आगे देखते हैं, इसे नोट कर लो। आई थिंक नोट हो गया होगा। अब देखो हम कैलकुलेट करना सिखाते हैं, CF कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो अलग अलग मेथड्स हैं कि CF कैलकुलेट करने के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट CF करने का, वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था m की टर्म के अंदर। देन आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे अगर क्वाड्रेटिक होगी तो उसके 2 रूट्स होंगे, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो उसके 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक आ गई तो 4 होंगे। अगर जितनी डिग्री होगी उतनी उसके क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे या सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, देन सोल्व करने के बाद आपके पास क्या क्या आ सकता है कि जो रूट्स है आपके पास वो अगर अलग अलग आ जाए, या आपके पास कोई 2 रूट सेम आ जाए बाकी डिफरेंट आ जाए, या आपके पास क्या हो सकता है कि रूट्स आपके पास आयोटा की फॉर्म में आ जाए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर आ जाए, ये हो सकता है। चौथा केस आपके पास क्या हो सकता है कि जो आपके पास रूट्स आए हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो और अगर इक्वल भी हो तो आपके पास क्या हो सकता है, इनके अलावा तो आपके पास कोई सिचुएशन नहीं रहती है। तो अब अलग अलग देखते हैं कि अगर कंडीशंस आ जाए तो उनके लिए CF कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ CF, डिटर्मिनेशन फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट देखो जो मैंने सिचुएशन आपको बताई थी कि रूट्स आपके पास अलग अलग आ जाए, यानी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन,
ऑक्सिलरी इक्वेशन बी डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट्स हो जाएं। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आप नेचर ऑफ रूट कैलकुलेट करते थे। डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती थी कि अगर डी आपका पॉजिटिव हो तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो आपके पास इक्वल रूट्स होता था, और डी लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट होता था। तो सेम इसी तरीके से देखो, फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि अगर आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट अगर डिस्टिंक्ट आ जाए, यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मीन होता है अलग अलग रूट्स आ जाए और वो रियल भी होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एंड रियल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की आगे बात करेंगे। अगर रियल रूट्स हो और डिस्टिंक्ट हो तो जो आपके पास CF क्या होगा, मान लो कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन m की टर्म में होती है तो m की वैल्यू मान लो कि आपके पास m1 आ गई, m2 आ गई, m3 आ गई, mn तक, यानी कुछ भी आपके पास अलग अलग आ गई, सेम नहीं है ये आपके पास। तो इस केस के अंदर जो CF होगा आपके पास वो क्या होगा, y इज इक्वल टू m1 c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस आपके पास c3 e की पावर m3x, और यूं चलते चलते लास्ट आपके पास आ जाएगा cn और e की पावर mn x आपके पास, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी अलग अलग रूट्स होंगे। अब c1 c2 c3 ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास अलग अलग रूट्स आ जाए तो CF कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे कि c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x तरीके से, ठीक है। दूसरा देखो कि अगर आपके पास रूट्स रियल हो लेकिन क्या हो, इक्वल हो, तब आप क्या करोगे, if the roots of auxiliary equation, if roots of auxiliary equation be real and equal, देखो क्या लेता हूं मैं, यहां से जो m है आपके पास वो इस तरीके से आ गया कि जो m1 और m2 आपके पास रूट्स है, मान लो कि कोई क्यूबिक इक्वेशन थी आपके पास। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट आएंगे। अब 3 रूट में से कोई 2 रूट आपके पास इक्वल आ गए और तीसरा डिफरेंट आ गया, मान लो कि 1 1 2 आ गया आपके पास, यानी 3 रूट्स आ गए तो 1 और 1 तो सेम है और 2 क्या है आपके पास, डिफरेंट है। तो जो 1 और 1 होगा यानी इक्वल रूट्स आ गए, तो इसके लिए आपके पास ये कंडीशन होगी, मान लो कि m1 और m2 आपके पास इक्वल है और जो तीसरा रूट है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है, m3। तो इस केस के लिए जो CF होगा वो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x और e की पावर जो सेम है ना उसके लिए ये लगेगा, m1 और m2 बराबर है तो क्या लिख दो, m1x लिख दो, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c3 e की पावर m3x। अब ये डिफरेंट था ना तो डिफरेंट के लिए ये कंडीशन लग जाएगी। चौथा रूट अगर अलग रूट आए, ठीक है, यानी m4 आपके पास क्या है, अलग है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, c4 e की पावर m4x। मान लो कि आपके पास m5 और m6 अगर इक्वल आ गए, ठीक है, कोई मान लो कि 6 टर्म तक आपके पास 6 डिग्री तक कोई इक्वेशन थी और उनके ये रूट्स आ गए, तो फिर आप क्या करोगे, c5 प्लस c6x और e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर m5x, क्योंकि दोनों बराबर है। और इस तरीके से आपके पास ये इसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यानी बस कहने की बात ये कि अगर 2 रूट्स आ जाएं तो इनके लिए जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन सेकंड वाले पे क्या लग जाएगा, एक वेरिएबल x लग जाएगा। आगे बात यहां तक समझ। तो ये आपके पास सॉल्यूशन होता है कि अगर आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल हो लेकिन क्या हो, इक्वल हो, अगर डिस्टिंक्ट होंगे तब तो ये होगा, और अगर इक्वल रूट्स आ जाए तब आपके पास ये नीचे वाला सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। आगे बात यहां तक समझ। ये आपके पास दूसरा केस हो गया। अब तीसरा हमने क्या बात किया था कि रूट्स रियल की तो हमने बात कर ली, अब रियल के अलावा और तो कुछ बन नहीं सकते आपके पास, है ना, यानी या तो अलग अलग आ जाएंगे या सेम आ जाएंगे, इनके अलावा तो कोई सिचुएशन रियल में बनेगी नहीं। अब अगर रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाए, अब कॉम्प्लेक्स का मीन क्या है कि रियल भी तो होंगे और साथ में कोई इमेजिनरी नंबर की टर्म आ जाएगी। जैसे मान लो कि आपके पास अल्फा तो आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, और बीटा आयोटा आ गया तो वो क्या हो गया, एक इमेजिनरी हो गया, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया वो क्या हो गया आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देखो
if the roots of auxiliary equation, if roots of auxiliary equation be complex, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, ठीक है, यानी मान लो कि जो आपके पास m आए है वो आपके पास यूं आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये आपके पास रूट आ गए। तो इस केस के लिए हम कैसे एक CF डिफाइन करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना एक बार आप। CF आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये अल्फा तो आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, और बीटा आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। जो रियल पार्ट होगा ये बाहर आ जाएगा आपके पास, कैसे बाहर आ जाएगा, e की पावर अल्फा x, ठीक है। अब अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, C1 कोस इमेजिनरी नंबर वाला बीटा x, ठीक है, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, C2 साइन बीटा x आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन रहेगा, यानी जो इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा, कोस का फंक्शन आ जाएगा, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स तो रहेंगे क्योंकि चैप्टर ही वही है, C1 और C2 तो साथ आएंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, CF कैलकुलेट करने का इसका फॉर्मूला रहेगा कि आपके पास ये अगर सिचुएशन आ जाए, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ जाए, तो अल्फा तो रियल पार्ट हो गया तो वो तो e की पावर में आ जाएगा, और जो आपके पास बीटा है, जो इमेजिनरी नंबर का जो टर्म है आपके पास, वो क्या आ जाएगा, कोस का फंक्शन आ जाएगा, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है वो तो साथ में रहेंगे। आगे यहां तक बात समझ। अब एक और सिचुएशन है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी अगर रूट आपके पास इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी ये मान लो कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, यानी ये केस किस में लगेगा, आपके पास जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना आपके, जिसमें 4 रूट निकलते हैं, और 4 रूट के अंदर आपके पास जो रूट आए हैं ना वो इक्वल भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं, तब उसके अंदर क्या होगी। तो पहले ये नोट करो, फिर हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं इसका। आई थिंक हो गया होगा। अब देखो फोर्थ केस की बात करते हैं। देखो क्या हो जाएगा कि इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल हो, यानी रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो और आपस में इक्वल भी हो, तो आपके पास क्या रहेगा, अब रियल पार्ट तो देखो दोनों में सेम ही रहेगा, यानी इस टाइप की आपके पास आ जाएगी। देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और दूसरा रूट भी यही आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये आपके पास केस आ गया। तो इस केस को आप इस केस के अंदर CF कैसे कैलकुलेट करोगे, CF आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, ये तो आ गया आपके पास। और अब अंदर आपके पास अब इक्वल रूट्स जब आते हैं तब आप क्या करते हो, C1 प्लस C2 करते हो और साथ में x ले लेते हो, तो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 x, और ये आ गया आपके पास कोस बीटा x आ गया, प्लस आपके पास C3 प्लस C4 x, और ये आ गया आपके पास साइन बीटा x आ गया। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा कि अगर आपके पास CF कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स रूट और इक्वल रूट हो, तब आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आपको फॉर्मूले इनके याद रखने पड़ेंगे CF कैलकुलेट करने के, वरना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे याद आ जाएंगे। तो इसे नोट करो, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे CF कैलकुलेट करते हैं। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, PI, ठीक है। करो इसे नोट। चलिए ये हमने 2 क्वेश्चन लिए, इनके अंदर आपको CF कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, अपने फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है कि d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये जनरल फॉर्म है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। तो ये आप देखो आपके पास ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जब जनरल फॉर्म गिवन हो तो जनरल फॉर्म से सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के बाद आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनानी होती है CF कैलकुलेट करने के लिए। PI में तो इतना ज्यादा नहीं होता,
तो CF बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो एक स्टेप हमारा इसमें कम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, m स्क्वायर प्लस का 5m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सिंपल रूट जो आप 9th-10th क्लास में सीखते थे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 लेके आना है और प्लस माइनस करके 5 लेके आना है। तो क्या हो जाएंगे 4 और 1, तो m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से m कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से m प्लस 4 प्लस यहाँ से अगर हमने 1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो रूट आपके पास सेम रहते हैं, तो क्या आ गया m प्लस 4 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो सकता है, आइदर m प्लस 4 इक्वल टू 0 और आपके पास क्या हो सकता है m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक तो आपके पास -4 आ गई, एक m की वैल्यू -1 आ गई। तो m आपके पास क्या आ गया, -4 और -1 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स इक्वल है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रूट्स, एक तो -4 है, एक -1 है, तो इन दोनों अलग अलग रूट्स हैं। तो अलग अलग रूट्स के लिए पहला जो मेथड होता है वो हम यूज करेंगे। तो जो CF होगा आपका इस केस के अंदर, तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, C1 e की पावर -4x प्लस में आ जाएगा C2 e की पावर -x आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, ये सिर्फ CF है। जब PI और निकाल लेंगे उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब आपके पास वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी तो जो हमने CF मेथड पढ़ा है उसकी बेसिस पे, यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा CF निकालना पड़ेगा, तो पहले CF की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये आपके पास CF आ गया। अब देखो दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या गिवन है, देखो कि d क्यूब -2d स्क्वायर प्लस का 4d -8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, m क्यूब -2m स्क्वायर प्लस का 4m -8 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप से है कि इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। अगर फैक्टर ना बने तो आपको इस 8 के फैक्टर लेने हैं, जितने भी फैक्टर बनते हैं उस इक्वेशन में पुट करना है। नॉर्मली 1 और -1 पे आ जाता है, जिस वैल्यू के ऊपर वो 0 हो रहा है एक वो उसका फैक्टर हो जाएगा और उसके अपोजिट टर्म से इसको डिवाइड कर देना है, जो आप 9th क्लास में सीखते थे। तो यहां से अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखो, अगर यहां से m स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आ जाएगा, m-2। इन दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लूं तो क्या आ गया, m-2 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन लूंगा वो बता दूंगा डिवाइड वाला कैसे करते हैं। तो एक तो आपके पास फैक्टर क्या आ गया इसके अंदर, m-2। एक आपके पास फैक्टर आ गया m स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो सकता है, आइदर m-2 इक्वल टू 0 और आपके पास क्या हो सकता है m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास 2, और यहां से जब m स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो -4, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √-4 दैट इज 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया 2 आयोटा। तो जो m की वैल्यूज है आपके पास वो क्या है, ये 2 और +-2 आयोटा आ गई। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो इसके अंदर डिस्टिंक्ट रूट्स वाला भी लगेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भी लगेगा। अब कॉम्प्लेक्स वाले के अंदर देखो सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, यानी बीटा है, अल्फा नहीं है। तो देखो क्या आएगा आपके पास CF इसका, सबसे पहले तो वो डिस्टिंक्ट रूट्स वाला लगाएंगे, तो वही आपके पास क्या आ गया, C1 e की पावर 2x आ गया। ठीक है, प्लस e की पावर अल्फा x, तो अल्फा तो आपके पास है नहीं, तो ये क्या हो गया 0x। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, C1 हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा C2 cos 2x, यानी बीटा आपके पास 2 है और x का फंक्शन हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा C3 sin 2x। ठीक है, अब इसको e की पावर 0x, तो आपके पास क्या हो गया, किसी भी टर्म की अगर 0 पावर होती है तो वो 1 होता है। तो जो इसका सॉल्यूशन है यानी CF है वो क्या आ जाएगा, C1 e की पावर 2x प्लस में आ जाएगा C2 cos 2x
प्लस में आ जाएगा C3 साइन 2x। ये इसका क्या आ गया, CF आ गया। आगे होगी बात यहां तक समझ की CF कैसे कैलकुलेट किया, कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो। करो इन्हें नोट, फिर और क्वेश्चंस करवाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसके अंदर, CF के अंदर। जैसे जो थर्ड है वो आपके पास गिवन है d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 1 और इंटू y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल है, इक्वेशन आपके पास गिवन है। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से, m की पावर 4, d की जगह m रख देना है बस, 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने आने चाहिए आपको। अब आपने एक देखो, इसको पहले अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, m की पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस ये आ गया 2m क्यूब प्लस में आ गया 3m स्क्वायर प्लस का 2m, और इस 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक आपने 9th क्लास के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम वही आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी। तो अब वो फैक्टर बनाने आपको आते हैं, अब बीएससी के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस का m प्लस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू के अंदर आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट्स निकाल लेंगे अपने, और उसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी अलग अलग रूट्स आ जाएंगे आपके पास। अलग अलग तो पहले इसे सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टडी करते थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसके लिए यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहां से m की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी माइनस का, यानी जो b है आपके पास, जो ये इक्वेशन होती है ये होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसके लिए, तो यहां से आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो m की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 3। तो ये आपके पास आ गया माइनस का रूट 3 और अपॉन में आ गया 2। इस m की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। अब ऊपर स्क्वायर था, तो यानी जो रिजल्ट आया है ये दोनों, ये आपके पास अलग अलग रूट्स और आ गए। ठीक है, यानी जो आपके पास m की वैल्यूज है वो आपके पास क्या आई है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 और कोमा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, अब आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स भी है और इक्वल भी है। अब वो फोर्थ केस लग जाएगा इसके अंदर। तो फोर्थ केस आपके पास क्या होता था, CF कैलकुलेट करने का, सबसे पहले तो जो रियल पार्ट है उसको रख लेंगे। अगर मैं देखो एक के अगर पहले से थोड़ा अगर मैं लिखूं इसे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस माइनस और माइनस रूट 3/2 आयोटा, और सेम इसी तरीके से इस दूसरी वाले को लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो जो y होगा CF के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास e की पावर अल्फा x। अब अल्फा आपके पास कितना है यहाँ पे, माइनस 1/2, तो ये आ गया माइनस 1/2x। ठीक है, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वल भी है, तो C1 प्लस C2x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos रूट 3/2x, और प्लस में आ जाएगा C3 प्लस C4x, और ये आ गया यहाँ से साइन रूट 3/2x। ये आपके पास क्या आएगा, इस पूरे का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बाई क्वाड्रेटिक थी, इसका ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसे करो नोट डाउन, फिर ये फोर्थ वाला देखते हैं। चलो देखो फोर्थ वाला आपके पास क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास किस फॉर्म के अंदर है, कि
जनरल फॉर्म में गिवन है। अब जनरल फॉर्म से क्या करेंगे, देखो स्टेप आपको बता रखा है कि जनरल फॉर्म गिवन हो तो उससे सिंपलेस्ट फॉर्म से ऑक्सिलरी इक्वेशन देन सीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस की अगर हम बात करें, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखो फोर्थ वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास वो क्या है, d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस में 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से d क्यूब माइनस और y को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3d स्क्वायर प्लस का 4 और ये आ गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में बन गई ये जो अभी तक हमने स्टडी की जितनी भी फॉर्म्स उस फॉर्म में आ गई। अब इससे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसके लिए क्या आ जाएगी आपके पास, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। बस अब आगे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है, लेकिन देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था क्यूबिक वाला, वहां तो फैक्टर बन रहे थे, लेकिन यहाँ इसके अंदर फैक्टर नहीं बन रहे। तो आपको इस 4 के फैक्टर बनाने होते हैं, तो 4 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, +-1 आ सकता है, +-2 आ सकता है, +-4 आ सकता है। अब देखो सबसे पहले हमने अगर +1 आया अगर यहाँ पुट किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो अगर हमने 1 पुट किया यहाँ पे प्लस का 1 तो 1 हो गया, माइनस का 3 प्लस का 4। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2 + 4 यानी इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो यानी 1 इसका फैक्टर नहीं होगा एक तो। अब देखो -1 करते हैं, तो -1 यहाँ पुट किया तो ये हो गया -1, ये माइनस का 3 + 4, ये -4 + 4 0 हो गया। तो आपके पास -1 पे ये 0 हुआ है, तो आपके पास क्या आ गया, m इक्वल टू -1 1, तो आपके पास फैक्टर आ गया। फिर आप क्या करते थे कि m+1 के फैक्टर से, अब फैक्टर थ्योरम याद होगी 9th क्लास के अंदर आपने स्टडी की थी कि जो m+1 होगा वो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई कोई बच्चे यूं कर देते हैं, ये m-1 से इसको आप इस साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, m+1 इक्वल टू 0 आ गया। तो m+1 होगा वो इसे सेटिस्फाई करेगा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करें अगर, तो डिवाइड देखो अगर कोई भूल गए हो तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से m क्यूब माइनस का 3m स्क्वायर और प्लस का 4। अगर हम इसे m+1 से अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। मोनोमियल वाली टर्म मोनोमियल से ले लेनी है, यहाँ मोनोमियल वाली टर्म क्या है, m क्यूब, यहाँ मोनोमियल वाली टर्म क्या है, m, इसे करोगे तो क्या आ गया, m स्क्वायर। 9th 10th क्लास में इसे सिखाते हैं, तो ये हो गया m स्क्वायर से अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, m क्यूब और प्लस का आ गया यहाँ से m स्क्वायर आ गया। देन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये क्या आ गया, माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4 आ गया। ठीक है, अब किससे डिवाइड करोगे आप, माइनस के 4m से, माइनस का 4m से किया तो ये हो गया माइनस का 4m स्क्वायर और माइनस का आ गया यहाँ से 4m आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ये, तो ये आपके पास टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो क्या आ रहा, 4m और एक ये प्लस का 4। अब किया 4 से तो ये आ गया आपके पास 4m प्लस का 4, ये पूरा कैंसिल आउट हो गए, आ गया रिमाइंडर 0। तो यानी अब जो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो m+1 लिख सकता हूं, और क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास फैक्टर m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 करना है। देखो इसके तो फैक्टर इक्वल टू 0 यूं ही आ जाएगा, तो ये हो गया m+1 एज इट इज एज। इसके अंदर देखो मल्टीप्लाई करके लेके आना है 4 और प्लस माइनस करके -4, तो -2 और -2, तो क्या हो गया, m क्यूब माइनस का 2m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक तो फैक्टर है, m+1 तो चल ही रहा है, यहाँ से अगर m कॉमन लोगे तो ये आ गया m-2, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो आ गया m-2 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या फैक्टर आ गए, एक तो m+1, दूसरा आ गया m-2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन सब को इक्वल टू 0 कर लो, ये यहां से रफ कर देता हूं। अगर इन्हें अब इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, m+1 पूरा तरीके से अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, आइदर m+1 इक्वल टू 0 और आपके पास क्या हो जाएगा m-2 इक्वल टू 0 और m-2 इक्वल टू 0।
तो m की वैल्यू एक तो आ गई -1, एक आ गई 2 और एक आ गई आपके पास 2। अब दो आपके पास इक्वल रूट है, तीसरा डिफरेंट है। अब डिस्टिंक्ट वाला भी लगेगा और इक्वल वाला भी लगेगा। पहले अगर डिस्टिंक्ट वाला अगर यूज करें तो CF आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 e की पावर -x, प्लस में क्या आ जाएगा C2 प्लस C3x, और ये आपके पास आ गया e की पावर 2x। ये इसका क्या आ गया, CF हमारे पास। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि CF कैसे कैलकुलेट किया। करो इसे नोट, फिर एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक हो गया होगा नोट। चलिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं CF कैलकुलेट करने का। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितनी छोटी है उतने ही बड़े रूट आएंगे इसके भी, ठीक है। पावर 4 है तो यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं ना। तो इसके लिए अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, m की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा क्लास 9th आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। क्लास 9th के अंदर आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आती थी तो उसके आप ब्रेक करते थे, ब्रेक डाउन करते थे उनको फैक्टर्स के अंदर। तो बस वही है, पॉलिनोमियल चैप्टर होता था 9th क्लास में, तो वही चीज यहाँ हम यूज करेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान से अगर देखो तो इस m स्क्वायर, m की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस a की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ये आपके पास क्या रहेगी, आपके पास एक इक्वेशन बन सकती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कब बन सकती है ये, जब आपके पास क्या हो, 2m स्क्वायर a स्क्वायर हो, यानी इतना पार्ट रहेगा तब आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई वाला होल स्क्वायर वाली, जो बेसिक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। लेकिन सिर्फ तो ये लिख नहीं सकते अपने, तो हम साथ में एक और लिख देंगे माइनस का 2m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कोई इक्वेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होके रही तो वो की वो है ना। लेकिन एक हेल्प जरूर होगी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 2m स्क्वायर a स्क्वायर साथ ही चल रहा है इक्वल टू हो गया 0। ये आपको क्लास 9th के अंदर फैक्टर्स बनाने का तरीका बताते थे, फैक्टर थ्योरम, जो पॉलिनोमियल के अंदर आइडेंटिटीज होती थी उनके अंदर, ठीक है। ये आपको आता ही होगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। अब देखो आपके पास इसको अगर हम मैं थोड़ा और लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जैसे m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया -2ma, और इसका होल स्क्वायर अगर कर दूं और इक्वल टू 0 कर दूं तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लग गई है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, वो किसके इक्वल होती थी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इक्वल। तो अगर इसको अगर आइडेंटिटी में लिखूं तो एक्स आपके पास ये पूरा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और वाई है वो आपके पास ये हो गया √2ma हो गया। तो अगर इसे मैं अगर लिखूं तो क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में आ गया √2ma, ठीक है। और दूसरा फैक्टर इसका क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का √2ma इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टर बना लिए। ये किसी को आते भी होंगे तो वो वीडियो आगे रिज्यूम करके आगे कर सकता है, और लेकिन अगर नहीं आते तो वो देख भी सकते हैं। ये अब आगे क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आइदर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √2ma इक्वल टू 0, या आपके पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस √2ma इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को लें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो पहले रूट्स इसके निकाल लेंगे इससे, फिर इसको लेंगे। तो जो m की वैल्यू है यहाँ से वो क्या आ जाएगी, देखो माइनस का b, माइनस आ गया, और b वाली टर्म यानी m का कोफिशिएंट तो वो हो गया √2a, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √b स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है √2a, तो ये हो गया √2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपके पास 1, c हो गया a स्क्वायर, और अपॉन में आ गया 2 इंटू a, यानी a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट m स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इंटू में आ गया 1।
तो जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई -√2ma प्लस माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में आ गया 2। अगर इसे आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से m की वैल्यू वो आपके पास आ गई माइनस के √2a प्लस माइनस √2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर दैट इज माइनस का 2a स्क्वायर और अपॉन में आ गया यहाँ से 2। तो m की वैल्यूज अगर लिखें तो ये a स्क्वायर तो 12 के a हो गया और माइनस √2 क्या हो जाएगा √2 आयोटा। तो ये हो गया आपके पास माइनस का √2a प्लस माइनस √2 आयोटा a और अपॉन में आ गया यहाँ से 2। √2 को क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो √2 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर a भी कॉमन ले लेते हैं। a भी अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा और अपॉन में आ गया 2। √2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा आपके पास a/√2 और अंदर की तरफ आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा। अगर इसको लिखें तो m की वैल्यू क्या आ गई -a/√2 प्लस माइनस a/√2 आयोटा। ये तो अल्फा हो गया, ये आपके पास हो गया बीटा। ये तो इसके लिए है आपके पास m की वैल्यू। अब ये वाली इक्वेशन लें अगर तो सिमिलर टाइप की भी है तो बता देता हूं करके वैसे। तो क्या हो जाएगा इफ m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस √2ma इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या होती है माइनस के b होती है तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा √2a प्लस माइनस हो जाएगा √b स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया माइनस स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा। √2a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में आ गया यहाँ से 2a तो आपके पास हो गया 1। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √2a प्लस माइनस अब देखो 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर तो क्या हो गया आपके पास √2 आयोटा a √2 आयोटा a और अपॉन में आ गया 2। अगर m की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो देखो √2a कॉमन ले लो। √2a अगर कॉमन लिया तो अंदर आपके पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा और अपॉन में है 2। ये कैंसिल आउट होके जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी a/√2 और अंदर आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा। a/√2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा a/√2 प्लस माइनस a/√2 आयोटा। ठीक है। तो अब देखो इसके लिए भी आपके पास रूट्स अलग अलग है, इसके लिए भी आपके पास रूट्स अलग अलग है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, रूट्स के हैं कॉम्प्लेक्स भी है और अलग अलग है। देखो अल्फा है वो आपके पास क्या है अलग है और बीटा तो आपके पास चलो सेम है। तो अब इसके लिए जो रूट्स होते हैं आपके पास वो क्या हो जाएंगे, जो थर्ड सिचुएशन होती थी वो लग जाएगी। तो देखो जो CF होगा आपके पास वो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके लिए अगर लें तो क्या हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस अल्फा x होता है यानी a/√2 तो अल्फा हो गया और ये आ गया x और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास C1 cos a/√2 x प्लस में हो गया C2 sin a/√2 x। ये तो इसके लिए लग गया। अब इसके लिए और यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस e की पावर a/√2 यानी अल्फा a/√2 है अल्फा x और अंदर आ जाएगा आपके पास C1 और ये C2 तक तो ही गया था C3 cos a/√2 x प्लस में हो जाएगा C4 और sin a/√2 x। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा CF। ठीक है, तो हमने 5-6 क्वेश्चन लिए CF कैलकुलेट करने के, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर हमें PI सीखना है कि PI कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक तो देखो जनरल मेथड होता है, एक आपके पास अगर जो Q है आपके पास अगर e की पावर x हो जाए तो उसके लिए अलग मेथड है, अगर साइन कोस आ जाए उसके लिए अलग मेथड है, अगर आपके पास x की पावर n के अंदर आ जाए तो उसके लिए अलग मेथड है, कोई मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसके लिए अलग मेथड है। तो PI के 5-6 मेथड हमें सीखने होंगे इसके लिए, फिर आप क्या सीख जाओगे कंप्लीट सॉल्यूशन सीख जाओगे इक्वेशन का। ठीक है, तो धीरे धीरे आज हमने CF सीखा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम PI सीखेंगे, फिर इनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन सीखेंगे। देन इसी के अंदर आता है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे।